ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कुछ टाइप्स देखी थी, कैटेगरीज देखी थी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और किन टाइप्स का है, उनकी किन कैटेगरीज पे फॉलो करता है, उनकी कुछ डिटेल्स देखी थी कि किस किस्म के रिस्क होते हैं और कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं की। तो इसके अलावा आज हम इनके दो अप्रोचेज देखेंगे, रिस्क एनालिसिस देखेंगे और उसकी क्वालिटेटिव अप्रोच देखेंगे, फिर उसके क्वांटिटेटिव अप्रोच देखेंगे, यानी कुछ और मजीद डिटेल में चीज़ें देखेंगे। ये उस लेक्चर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ रिस्क फॉर आइडेंटिफाइड एंड अप्रूव्ड रिस्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कह रहा है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि एस्टिमेट कर रहा है कि लेवल रिस्क का क्या होगा। ठीक है, यानी जो रिस्क आपने निशानदही कर दी है ना, देखें प्लानिंग फेज में आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट में आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो जो रिस्क आ सकते हैं ना, अब आपने क्या करना है, आपने उन रिस्क का लेवल देखना है कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं किसके लिए, फॉर आइडेंटिफाइड एंड अप्रूव्ड रिस्क। वो रिस्क जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप और अप्रूव हो गए हैं कि वाकई ये आ सकते हैं। ठीक है, यानी ये अभी इन रिस्क की बात हो रही है। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक रिस्क है जिनको हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक वो रिस्क होते हैं जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि डिजास्टर, एकदम से झंझला आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है, सुनामी आ जाए तो क्या करोगे, कोरोना आ गया हुआ है तो क्या करोगे। कोरोना का खैर अब ऑल्टरनेटिव उन्होंने ऑनलाइन या होमवर्क निकाल दिया कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन जो एकदम से एरोनिक हो या बड़ी पेचीदा हो, तो उस केस में क्या होगा, ये एक अलग चीज़ है। और जो आपने आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है, ठीक है, कि हाँ ये रिस्क भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हमारे यानी कि कोई एक्सपर्ट डेवलपर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाए किसी और जॉब की तरफ, या कहीं लेफ्ट कर जाता है या लीव कर जाए हमारे प्रोजेक्ट को वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वैसी हैं। This involves estimating the probability of occurrence and consequences of occurrence and converting the result to the corresponding risk. क्या हो रहा है, this involve estimating the probability of occurrence and the consequence of occurrence and converting the results to the corresponding risk। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भाई ये चीज़ जो है ना, आप एस्टिमेट करोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांस है उस रिस्क के आने का। पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी है कि लेवल क्या होगा रिस्क का, यानी कि किस लेवल के वो रिस्क हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनकी। प्रोबेबिलिटी होता है कि कितने चांसेस हैं उसके आने की, कितने परसेंट चांसेस हैं उनके आने के। एंड कंसिक्वेंस ऑफ अकरेंसेस, यानी अगर वो आ जाता है तो उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस, उसके नतायज क्या हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे क्या पड़ेगा, वो चीज़। एंड कन्वर्टिंग द रिजल्ट्स टू ए कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क, और फिर हमने उसको उन रिजल्ट्स को कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क के हिसाब से जोड़ना है कि ये इस रिस्क के ये चांसेस हैं, इतने परसेंट चांसेस हैं इस रिस्क के आने के, इसका कितना कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। हमने एक टेबल ड्रॉ करना होता है, पहले रिस्क लिखना होता है कि वो कौन सा रिस्क है। ठीक है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ टीम, ये एक रिस्क हो गया कि टीम की शॉर्टेज हो गई जिसने प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी लो प्रोबेबिलिटी है, आपने आगे कमिटेड लोग लिए हुए हैं काम करने के लिए। ठीक है, और उसके अगर ऐसा होता है कि आपकी टीम वाकई शॉर्ट हो जाती है, तो उसके कंसिक्वेंसेस हाई हो सकते हैं, यानी कि बुरे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक बताएंगे, इसको है डिटेल में अब थोड़ी देर बाद देखते हैं। आगे एक चार्ट बना हुआ है उसको देखते हैं। रिस्क एनालिसिस कैन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, रिस्क एनालिसिस जो है कम्प्लेक्स है, यू विल नीड टू ड्रॉ ऑन डिटेल इंफॉर्मेशन सच एज प्रोजेक्ट प्लान। आपका जो रिस्क एनालिसिस है, आप रिस्क को जो एनालाइज करते हो या उस पर गौर फिक्र जो कर रहे होते हो, गौर करते हो, वो काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। उसमें कई सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है, कई तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। क्या, पहले नंबर पे प्रोजेक्ट प्लान्स आपके होने चाहिए, फाइनेंशियल डाटा आपके पास होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे, मार्केटिंग प्रोटोकॉल्स एंड फोरकास्ट होंगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, ये सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
यानी कि यू विल नीड टू ड्रॉ ऑन डिटेल इंफॉर्मेशन सच एज, ये सारी चीज़ों पर आपने डिटेल इंफॉर्मेशन बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, however it is essential planning tool and one that could save time money and reputation। ठीक है, ये एक प्लानिंग टूल है और प्लानिंग में हम ये सारा काम यानी कि जो अगर हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो जाहिर बात है हमारे पैसे भी बच जाएंगे उस रिस्क से और रेपुटेशन भी हमारी बच जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिस्क एनालिसिस एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिस्क एनालिसिस में क्या चीज़ें आएंगी, आपका प्रोजेक्ट प्लान है, ठीक है, ये वो किस तरह का है, फाइनेंशियल डाटा होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मार्केटिंग और फोरकास्ट। ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इट इज एसेंशियल टू प्लानिंग टूल्स दैट वुड नीड सेव टाइम एंड रेपुटेशन। ये वही चीज़ आ गई जस्ट ग्राफ में, चार्ट में, सॉरी। ओके, अब देखते हैं दो मेथड हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, एक है क्वालिटेटिव मेथड और एक है क्वांटिटेटिव मेथड। एक क्वालिटेटिव मेथड और एक क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड को फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। क्वालिटेटिव मेथड जो है ये एनालाइज करता है द रिस्क अलाउज द मेन रिस्क सोर्सेस और फैक्टर्स दैट टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये क्या कहता है, ये हमें अलाउ करता है कि हमें मेन सोर्स रिस्क का पता चले या मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है हमें उस चीज़ का पता चल जाए। समझ आ गई बात, हमने जड़ तक जाना है यहाँ पे, यानी रिस्क सोर्स क्या है, यहाँ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क आ सकता है, उन फैक्टर्स पर आपने सोचना है, सोच विचार करना है। दिस कैन बी डन फॉर एग्जांपल, ये कैसे होगा, ठीक है, इट अलाउज मेन रिस्क सोर्सेज। सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, चेकलिस्ट फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि क्या काम हो सकता है और कहाँ कहाँ रिस्क आ सकता है। मैंने क्वालिटी एनालिसिस परफॉर्म यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है उसमें हम लोग आपस में एक दूसरे का मशवरा करते हैं और एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और उसके मल्टीपल राय देते हैं और मल्टीपल हम लोग उसके ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इंटरव्यूज इस तरह से करते हैं, हम किसी और किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी का आंसर चाहिए हो तो हम इंटरव्यूज करते हैं, चेकलिस्ट फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन से रह गए हैं जिनकी वजह से रिस्क आ सकता है, वगैरह वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। और कहता है कि जब रिस्क एनालिसिस जो है या क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस परफॉर्म होगा, risk rating can be used to indication the potential of importance of risk on the program and mainly expressed as a low, medium and high, पॉसिबल लो, मीडियम, पॉसिबल मीडियम या मीडियम लो, मीडियम वगैरह वगैरह, ये सारे स्केल्स दे दिए हैं। क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब रिस्क एनालिसिस या फिर आप क्वालिटेटिव रिस्क परफॉर्म करते हो ना, उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्क की रेटिंग करनी है। जो जो रिस्क आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी रेटिंग करनी है ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंटरव्यू और चेकलिस्ट के थ्रू ना आपने क्या करना है, इनको पहले तो परफॉर्म करना है, यानी कि उसके देखने हैं कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है और उसके नतीजे क्या होंगे, हमारे रिस्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम हर रिस्क की जो भी हमने फाइंड आउट किया है उस रिस्क की हम क्या करेंगे, इंडिकेशन करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में उसकी इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन मतलब कि हम उसको हाईलाइट कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि ये जो रिस्क है ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। यानी कि रिस्क रेटिंग कैन बी यूज एन इंडिकेशन ऑफ ए पोटेंशियल importance of risk on the program and mainly expressed as low। यानी कि आपका जो रिस्क रेटिंग है ना वो आपका किस किस तरह का होगा, यानी कि आप उसको रेट करोगे लो, मीडियम, हाई, या पॉसिबली लो, मीडियम और मीडियम हाई एंड हाई। ठीक है, ये चीज़ आप बताते हो, यानी कि आप हर रिस्क को रेट करते हो इन स्केल के ऊपर, ये जो लो मीडियम हाई है ना, इन स्केल्स के ऊपर आप हर रिस्क को मेजर करते हो यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यू एंड चेकलिस्ट, और उसका एक चार्ट सा क्रिएट कर लेते हो आप। ठीक है, यानी कि आप इंडिकेट करते हो कि आपके रिस्क में कितनी पोटेंशियल है, मतलब कि रिस्क रेटिंग जो है कैन बी यूज एन इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क ऑन द प्रोग्राम। यानी कि जो
इम्पोर्टेंस है रिस्क की, यानी कि कितना कोई रिस्क असरअंदाज हो सकता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे और एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को, लो मीडियम हाई, पॉसिबली लो मीडियम हाई और हाई वगैरह इस तरह से करके, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आएगी। ये देखें, ये कुछ एक चार्ट बना रही है, इसमें मैंने एक साइड पे रिस्क लिख दी है, एक साइड पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी है और एक साइड पे इफेक्ट लिख दिया है। मैंने यही कहा था शुरू में, यहाँ पे अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँ तो मैंने इसके अंदर इसमें क्या बोला था कि आप इसको पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आपने एस्टिमेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, ठीक है, और उसके बाद आपने कंसिक्वेंसेस देखने हैं कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क की। तो इसके लिए एक चार्ट मैंने कहा था बनेगा, तो वो चार्ट है आपने एक बार बना लिया हुआ। अब इसमें क्या है कि एक साइड पे रिस्क है, एक साइड पे उसकी प्रोबेबिलिटी है कि कितने परसेंट चांसेस हैं उसके आने के, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो रिस्क है ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्सेस रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट, कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि प्रोजेक्ट का बजट जो है वो कम करना पड़े, ये एक रिस्क है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि जल्दी बात है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका और उधर से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कि कंपनी में इतना पैसा है ही नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को दिया जा रहा है, तो ऐसी किस्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने लो रखी है, क्यों क्यों लो रखी है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बुरी चल रही है, उनको लगता है कि हमारा जो काम है वो ठीक रहेगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी लो रखी है। और अगर ये आ जाता है तो उसका इफेक्ट कौन से होंगे, कैटास्ट्रॉफिक होंगे। कैटास्ट्रॉफिक होते हैं तबाहकुन चीजें। अगर ये चीज आ जाती है, यानी कि प्रोजेक्ट के बजट पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इसके इफेक्ट्स कैटास्ट्रॉफिक होंगे, विच मीन्स तबाहकुन, डिस्ट्रॉयबल, ठीक है। तो यूज डेटाबेस नॉट एबल टू प्रोसेस एज मैनी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी कि जो डेटाबेस यूज की जा रही है ना, जो भी डेटाबेस इसके लिए डिजाइन की गई है, वो एक सेकंड में उतनी ट्रांजेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही जितनी चाहिए। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दरमियानी सी। और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर टूल कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्हें बताइए कि भाई ये हाई हो सकता है। और ये सारा चार्ट बनता कैसे है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से, इंटरव्यू से, चेकलिस्ट से और इस तरह की टेक्निक से मिलकर बनाया जाता है। आमतौर पे ज़्यादा काम इसका इंटरव्यूज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, या कितना एक्सपीरियंस टीम जब बैठती है बीच में तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है कि भाई ये ऐसा होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टूल जो है इंटीग्रेट ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि वो हाई हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेट ना हो तो ये टॉलरेबल है, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बर्दाश्त किए जा सकते हैं। की स्टाफ और इल एट ए क्रिटिकल टाइम्स इन द प्रोजेक्ट, यानी कि जो मेन स्टाफ है ना आपका, जो आपका मेन स्टाफ है वो आर इल, यानी कि बीमार है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है में है, तो इसके अलावा वो कब, किस टाइम, क्रिटिकल टाइम है, यानी कि प्रोजेक्ट की जब बहुत हसास टाइम चल रहा है, जब उसके पास और फिर उनका प्रोजेक्ट की कामयाब और सक्सेस और फेलियर का मसला बना हुआ है, उन टाइम पर अगर आपका स्टाफ जो है वो परेशान करता है आपको, या फिर छोड़ जाता है या इल हो जाता है, बीमार हो जाता है वगैरह, तो फिर इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी पहले क्या है, मॉडरेट है कि भाई दरमियानी चीज़ है, ये बीमारी का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन इस पर के इफेक्ट्स कितने होंगे, सीरियस इफेक्ट्स होंगे। इस तरह से साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेट, ये जो साइज है सॉफ्टवेयर का उसको अंडर एस्टिमेटेड किया गया, यानी कि उसको समझा ही नहीं कुछ किया, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है और टॉलरेबल है ये। फिर कोड जनरेशन बाय कोड जनरेटर इज इनएफिशिएंट, यानी कि जो कोड जनरेशन हुई है कोड जनरेटर से वो अच्छी नहीं हुई, तो ये मॉडरेट है और इसकी इनसिग्निफिकेंट नतज हो सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज अंडर एस्टिमेट, ये हाई है और इसके इफेक्ट भी सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस थी, ठीक है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस को हमने आज अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, और अब हम इसकी दूसरी टाइप को पढ़ने वाले हैं, विच इज द क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस often involves more sophisticated techniques, usually requiring computer software। अब वो क्या कहता है, क्वांटिटिव एनालिसिस जो है ना, इसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं, यानी पेचीदा टेक्निक्स यूज होती हैं,
क्योंकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी बीच में यूज़ किया जाता है। अब ये होता कि टू सम पीपल दिस इज मोस्ट फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ कोड प्रोसेस रिक्वायरिंग मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि ये क्वांटिटी के हिसाब से दे रहे हैं, वो क्या हो रही थी क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी के हिसाब से देखा जा रहा था, यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेजर करता है, ये चीज़ों को मेजर करेगा और देखेगा कि अनसर्टेनिटी अगर कोई आ जाती है तो उसका कॉस्ट पे और टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिस्टिक कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज, कुछ अनसर्टेनिटीज हैं उनकी जो प्रोबेबिलिस्टिक कम्बिनेशन है वो क्या हो सकती है, यानी यूँ समझ लें कि क्या चांसेस हैं कि वो इंडिविजुअली अनसर्टेनिटीज आएंगी। अनसर्टेनिटीज वो होती हैं जो आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन हो सकती है आगे फर्दर, यानी कि ऐसे रिस्क जो कि अनसर्टेन है, गैर वाज़ेह हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि डिज़ास्टर सिचुएशन होती है, जैसे ज़लज़ला आ गया, जैसे सुनामी आ जाती है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इनिशियल क्वालिटेटिव एनालिसिस इज एसेंशियल। क्या होता है, जो इनिशियल क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोचेस uses the techniques such as expected value, decision tree analysis, pay for matrix एंड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। ये जो चार टेक्निक्स बताई हैं ना मैंने, ये चारों टेक्निक्स जो हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से आपका मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है। इसमें क्या होता है, सिस्टम एक मॉडल किया जाता है और उसको सिमुलेट किया जाता है, उसको कुछ वैल्यूज़ दे के उसको चलाया जाता है। ठीक है, एक मॉडल किया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है और उसको फिर कुछ वैल्यूज़ दे के चला के उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसके। ठीक है, ये सिमुलेशन है, मॉडलिंग में ये चीज़ पड़ती है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। पे ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी मैथ है, यानी हर जगह यहाँ पे मैथ का ही काम है। तो डिसीजन ट्रीज जो एनालिसिस हैं वो भी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो भी, ये सारे क्या हैं आपके टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो रही हैं आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आउटपुट आर, यानी कि इसकी आउटपुट क्या होंगी जब आप इन टेक्निक्स के थ्रू ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हो, ये एनालाइज कर लेते हो, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या हो सकती है, प्रायोरिटाइज द रिस्क लिस्ट। इसमें आप क्या करोगे, आपके पास जो रिस्क की लिस्ट बनी है ना, जो गैर वाजे रिस्क हैं या जो वाजे रिस्क हैं, हर तरह के रिस्क जो हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करोगे। आप देखोगे कि एक लिस्ट आई है आपके पास, उनमें से पहली प्रायोरिटी किस रिस्क को देनी है, कौन सा ऐसा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, कौन सा ऐसा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा हाई है, कौन सा ऐसा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर सकता है और जिसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। उन रिस्क को पहले नंबर पर प्रायोरिटाइज किया जाता है और पहले उसको तरफ देखा जाता है, अच्छी तरह से उसके कंसिक्वेंस को देखा जाता है और फिर रिस्क अवॉइडेंस स्ट्रेटजी बनाई जाती है, रिस्क से बचने की तरीके बनाए जाते हैं, इसको रिस्क अवॉइडेंस स्ट्रेटजी कहते हैं या फिर रिस्क मेजरमेंट्स या प्रिवेंशन मेजरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो probabilistic cost and schedule estimate, we get probabilistic cost and schedule estimate which helps the project manager allocate reserve accordingly। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपके कॉस्ट और शेड्यूल एस्टिमेट का लगाता है और इसमें क्या होता है कि हमें शेड्यूल का और कॉस्ट का पता चल जाता है, यानी कि एस्टिमेट पता चल जाता है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पहले से रिजर्व करके रख लेता है इसी के मुताबिक कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई तो मुझे इतना एरिया रिजर्व के लिए चाहिए। मीन्स कि एक बजट है, बजट फर्स्ट करे वो 10 लाख बजट बताया, 2 लाख बीच में से उसने रिजर्व कर दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इधर लगाऊंगा, तो टोटल बजट 12 लाख हो गया। ठीक है, तो 12 लाख बजट था, उसने 2 लाख साइड पे किया और 10 लाख में मैनेज करने की कोशिश की कि इसको कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, ये चीज़ आ गई। ठीक है, परफॉर्मेंस में ये पैरामीटर एंड वैलिडेटिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस, क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर एंड वैलिडेटिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस, क्या वैलिडेट कर रहे हो टेक्निकल परफॉर्मेंस को। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स ऑफ मीटिंग डिजायर्ड टेक्निकल परफॉर्मेंस।
probabilistic estimates of meeting desired technical performance parameter and validating technical performance of a key component. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये क्या कर रहा है, ये आपकी एस्टिमेट्स कर रहा है किस चीज़ के मीटिंग डिजायर्स टेक्निकल परफॉर्मेंस, यानी कि ये आपकी एस्टिमेट लगाता है ताकि आपकी जो डिजायर्ड टेक्निकल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको मीट किया जा सके। ठीक है, ये आपकी ऐसे एस्टिमेट करता है कि किस तरह से हम अपने डिजायर टेक्निकल परफॉर्मेंस तक पहुंच सकेंगे। जो पैरामीटर्स हैं वैलिडेट करने के लिए उनको देखा जाता है, समझा जाता है कि कौन किन पैरामीटर्स पर हम सिस्टम को वैलिडेट कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाएगी। और की कंपोनेंट्स, यानी कि की कंपोनेंट्स जो मेन पार्ट्स हैं ना आपके, या मेन जो मॉड्यूल्स हैं उनके जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी कि कितनी कितनी देर में कर रहे हैं। इसमें ये भी क्यूडी टाइम भी आ जाता है, इसमें एक परफॉर्मेंस आ जाती है सॉफ्टवेयर की, कितने टाइम में रिस्पॉन्स करता है, कितनी ट्रांजेक्शन ये एक टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है या एक सेकंड में परफॉर्म करता है, वगैरह वगैरह, स्लो है या फास्ट है, और इसके जो फर्दर आउटपुट है वो किस तरह की है, कोई एरर फ्री है या फिर विद एरर्स है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास। ठीक है, अब आ गई, आप पहले हमने देखा रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क यानी रिस्क क्या है, रिस्क के टाइप्स देखी हमने, रिस्क की कैटेगरीज देखी, फिर हमने दो अप्रोचेस देखी, क्वालिटेटिव रिस्क की और क्वांटिटेटिव रिस्क की। दोनों रिस्क एनालिसिस टेक्निक है। इसके थ्रू हम क्वालिटेटिव से भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें एक चार्ट सा बना लेते हैं, और उस चार्ट में हमें पता चल जाता है कि जो हमारे रिस्क हैं वो किस किस हद तक के हैं, और उसके किस किस तरह के नतायज हमारे कंप्यूटर के ऊपर या हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा हमने क्वांटिटेटिव देखा। क्वांटिटी में क्या हुआ, क्वांटिटी में जनाब कुछ टेक्निक्स बताई उसने कि इन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग रिस्क की प्रायोरिटी कर सकते हैं। ठीक है, हम रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हम कॉस्ट और एस्टिमेट को एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक देख सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कॉस्ट जो है कुछ हिस्सा जो है बजट का वो रिजर्व रखे। और इसके अलावा हम टेक्निकल परफॉर्मेंस को भी मेजर करते हैं, देखने के लिए कि हमारी डिजायर टेक्निकल परफॉर्मेंस मीट कर रही है या नहीं कर रही। इसके थ्रू हम सिस्टम को वैलिडेट करते हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग जो है वो भी परफॉर्म की जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ट्री एंड पे ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज हो रही होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हाउ वी मैनेज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क। क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, वो आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की, कि हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको क्या करना है, उसकी असेसमेंट करनी है कि उसकी वो किस मकदार का है। ठीक है, उसकी असेसमेंट करनी है कि वो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कब तक वो आएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आती हैं। प्रायोरिटाइजेशन में ये होता है कि हमने उसको प्रायोरिटी देनी है कि भाई ये कौन से रिस्क को हमें पहले ट्रीट करना चाहिए और कौन से रिस्क को हमें बाद में ट्रीट करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हम वी हैव टू फाइंड आउट द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क इन आवर प्रोजेक्ट, or what are the risks in the project, and we have to find all the consequences of the risk using assessment, and after that we should prioritize the risk according to their impact on the risk। ठीक है, तो हमें इस रिस्क को या जितने भी रिस्क हैं उनको प्रायोरिटाइज भी करना है। ठीक है, followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor and control the probability or impact of unfortunate events or to maximize the realization of opportunities। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई हमने आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करनी है, प्रायोरिटाइज करना है, फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड एंड इकोनॉमिकल एप्लीकेशन, यानी कि हमने इकोनॉमिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज को मिनिमाइज करते हुए हमें ये देखना है और मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है कि हमने साथ साथ मॉनिटरिंग भी करनी होती है और कंट्रोल भी करना होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है रिस्क के आने की और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे कंप्यूटर या सॉरी सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, या प्रोजेक्ट के ऊपर। और टू मैक्सिमाइज रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हमने मैक्सिमाइज करना है
अपॉर्चुनिटीज़ को कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उस रिस्क से निकलने की। ठीक है, हमें ये यकीन आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, तो आसान लफ्ज़ों में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी असेसमेंट करते हो, देखते हो कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसके मुताबिक उसको प्रायोरिटाइज़ करते हो। और सिर्फ प्रायोरिटाइज़ करना ही यहाँ तक काम नहीं है, बल्कि आपने इसको क्या करना है, इकोनॉमिकली अपनी मतलब कि आपने ये देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, आपने मॉनिटरिंग करते रहना है, आपने कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है और कंट्रोल भी करना है। मॉनिटरिंग करनी है रिस्क पे कि रिस्क आ तो नहीं रहा, और अगर आ रहा है तो हमने उसको कंट्रोल करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमें ये फाइंड आउट करनी होती है। इसके अलावा हमने उसका इम्पैक्ट देखना होता है। ठीक है, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पर आ जाता है। ठीक है, और हमने ये चीज़ देखनी होती है कि मैक्सिमाइज हो जाए अपॉर्चुनिटीज, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैक्सिमम तरीके से निकल सकें, यहाँ से रिस्क से निकल जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट कुछ ये चीज़ है। आगे ये एक आपका सिंपली रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करते हो, यू हैव टू असेस यानी आपने असेसमेंट करनी है, फिर वैल्यूएट करना है, फिर मैनेज करना है और फिर मेजर करना है। यानी आप मेजर करते हो, असेस करते हो, देखते हो कि भाई जांच पड़ताल करते हो कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फिर उसको वैल्यूएट करोगे, फिर मैनेज करोगे। मैनेज करने में क्या होता है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढते हो, फिर मेजर करते हो कि उसके क्या इफेक्ट पड़े हैं या कितने कम पड़े हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कुछ उसूल हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के। उसमें क्या है, क्रिएट वैल्यूज, आप वैल्यूज क्रिएट करते हो। बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आप इंटेग्रल पार्ट हो किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, भी है पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट बनना चाहिए। सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच आपको यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, आप सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर अप्रोच यूज़ करते हो। अब आगे प्रोसेसेस आ जाते हैं, प्रोसेसेस और स्टेप्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है, एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपने इस कॉन्टेक्स्ट को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, उसमें क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई रिस्क क्या है। सिलेक्टेड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर उसकी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, यू हैव टू फाइंड दैट। उसके बाद आपने प्लानिंग द रिमाइंडर ऑफ ए प्रोसेस, आपने बाकी के जो प्रोसेस हैं वो आपने भी फाइंड आउट करने हैं। मैपिंग आउट द फॉलोइंग, यानी उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, यानी मैप करना है। वो क्या है, सोशल स्कोप ऑफ ए रिस्क, रिस्क का स्कोप क्या हो सकता है, क्या मकदार हो सकती है उसकी, या कितना वो उसकी बाउंड्री और लिमिटेशन है। द आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर, कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनकी क्या